गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हम डिस्कस कर रहे थे खरपतवार चैप्टर के बारे में, जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th का। इस चैप्टर में अपन ने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में, खरपतवार नियंत्रण के बारे में डिस्कस कर रहे थे, भौतिक विधियां और सस्य विधियों के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे खरपतवार नियंत्रण की रासायनिक विधि के बारे में। और इस चैप्टर में दो ही विधियां बची है, रासायनिक विधि और जैविक विधि। रासायनिक विधि थोड़ा बड़ा पॉइंट है, तो इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। रासायनिक विधि, देखो स्टूडेंट्स, रासायनिक विधि क्या होती है, रासायनिक विधि में क्या किया जाता है। रासायनिक विधि खरपतवार नियंत्रण की वह विधि है जिसमें रसायनों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके खरपतवारों को नष्ट किया जाता है या उनकी वृद्धि को रोका जाता है। वो विधि कौन सी होगी? रासायनिक विधि, केमिकल कंट्रोल, केमिकल मेथड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोई ना कोई रसायनों का प्रयोग किया जाएगा। देखो इस रासायनिक विधि का प्रारंभ कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रारंभ, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, युद्ध के समय सन 1945 के लगभग इसका रसायनों का प्रयोग करके खरपतवारों को नष्ट करने का जो कार्य है वो शुरू किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सन 1945 के लगभग सर्वप्रथम दो शाकनाशी थे, 2,4-D तथा MCPA, 2,4-D तथा MCPA नामक शाकनाशी का उपयोग किया गया। ये दो ऐसे शाकनाशी है जिनका सर्वप्रथम उपयोग किया गया था खरपतवारों के नियंत्रण, 2,4-D और MCPA। जब 2,4-D का ही पूछा जाता है सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला शाकनाशी कौन सा है, तो कौन सा है वो? 2,4-D। अब बात करते हैं शाकनाशी क्या चीज होती है। शाकनाशी, देखो स्टूडेंट, शाकनाशी और खरपतवारनाशी एक ही चीज है। शाकनाशी और खरपतवारनाशी एक ही चीज है। इसको वीडीसाइड बोलते हैं या हर्बिसाइड भी बोलते हैं। शाकनाशी को इंग्लिश में हर्बिसाइड कहा जाता है और खरपतवारनाशी को इंग्लिश में वीडीसाइड कहा जाता है। शाकनाशी क्या चीज होती है? देखो स्टूडेंट, शाकनाशी क्या है कि वे रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करने हेतु या उनकी वृद्धि रोकने हेतु सहायक होते हैं, शाकनाशी कहलाते हैं। तो शाकनाशी की परिभाषा क्या होगी? वे रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करने हेतु या उनकी वृद्धि रोकने हेतु काम में लिए जाते हैं, उनको अपन शाकनाशी या खरपतवारनाशी कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था परिभाषा। अब पढ़ते हैं इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वीडीसाइड या हर्बिसाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ वीडीसाइड, शाकनाशियों का वर्गीकरण। देखो स्टूडेंट्स, वर्गीकरण इनके शाकनाशियों के गुण के आधार पर, उनकी मात्रा के आधार पर, उनके प्रभाव के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, चार इनकी श्रेणियां वर्गीकृत, 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं। पहली श्रेणी है वर्णात्मक एवं अवर्णात्मक शाकनाशी। वर्णात्मक एवं अवर्णात्मक शाकनाशी। ठीक है, वर्णात्मक एवं अवर्णात्मक शाकनाशी को इंग्लिश में सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड कहा जाता है। सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड कहा जाता है। दूसरा स्टूडेंट्स, मृदा सक्रिय एवं पत्र सक्रिय, मतलब पत्र सक्रिय
शाकनाशी। इनको इंग्लिश में कहा जाता है सॉइल एक्टिव एंड फोलिएज एक्टिव हर्बिसाइड। सॉइल एक्टिव एंड फोलिएज एक्टिव हर्बिसाइड। ठीक है, तीसरा प्रकार है इसका, तीसरा है इसमें संपर्क व स्थानांतरण, संपर्क एवं स्थानांतरित शाकनाशी। तीसरा प्रकार है, तीसरे प्रकार की श्रेणी क्या है, संपर्क एवं स्थानांतरित शाकनाशी। इसको बोला जाता है कॉन्टेक्ट एंड ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड्स या वीडिसाइड्स। ठीक है, चौथा और लास्ट प्रकार है इसका मृदा जीवाणुनाशक एवं मृदा धूमक शाकनाशी। नाशक एवं मृदा धूमक शाकनाशी। देखो स्टूडेंट्स, ये मृदा धूमक और मृदा जीवाणुनाशक इसमें हो जाता है स्ट्रिलेंट एंड सॉइल फ्यूमिगेंट हर्बिसाइड्स। ठीक है, तो ये चार श्रेणियां थी, इन चार श्रेणियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले है वर्णात्मक एवं अवर्णात्मक शाकनाशी। सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे वर्णात्मक एवं अवर्णात्मक शाकनाशी। सबसे पहली श्रेणी है जिसको ए से इंडिकेट करेंगे, वर्णात्मक एवं अवर्णात्मक शाकनाशी, जिसको सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स, सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स। देखो स्टूडेंट्स, वर्णात्मक शाकनाशी कौन से होते हैं, वे शाकनाशी या वे खरपतवारनाशी जो विशेष जाति के खरपतवार को ही नष्ट करते हैं। ध्यान में रखना है, सबसे पहले वर्णात्मक की परिभाषा लिख रहा हूं मैं, वे शाकनाशी या वे रसायन जो जाति विशेष के पौधों को नष्ट करते हैं। वर्णात्मक शाकनाशी कौन से होंगे, जो केवल जाति विशेष के पौधों को ही नष्ट करेंगे, जाति विशेष के पौधों को नष्ट करेंगे, अन्य जो पौधे होंगे उनके ऊपर इनका प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, जाति विशेष के, जिस प्रकार जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने हेतु 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। जो चौड़ी पत्ती वाले पौधे होते हैं खरपतवारों के, उनके लिए 2,4-D नामक शाकनाशी या खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, चौड़ी पत्ती वाले सभी पौधों को नष्ट करता है 2,4-D। इसका मतलब यह है कि जो दलहनी कुल की फसलें हैं उनके लिए ये जो खरपतवारनाशी है ये उपयुक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि दलहनी फसलों की पत्तियां हमेशा चौड़ी होती है। चौड़ी पत्तियों वाले सभी पौधों को ये नष्ट करने का काम करता है। तो ध्यान, दलहनी फसलों में पूछा जा सकता है दलहनी फसलों में कौन सा शाकनाशी काम में नहीं ले सकते, तो वो है 2,4-D, क्योंकि 2,4-D चौड़ी पत्ती वाले सभी पौधों को नष्ट करने का काम करता है। वर्णात्मक शाकनाशी, वर्णात्मक मतलब जो केवल जाति विशेष के पौधों को ही, सभी पौधों को नष्ट नहीं करते, केवल जाति विशेष के पौधों को ही नष्ट करने का काम करते हैं, बाकी पौधों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब दूसरा है इसका अवर्णात्मक शाकनाशी, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। अवर्णात्मक शाकनाशी
स्टूडेंट्स अवर्णात्मक शाकनाशी वे शाकनाशी है, वे रासायनिक शाकनाशी है जो सभी प्रकार के पौधों को नुकसान पहुंचा के उनको नष्ट करते हैं। सभी बहुवर्षीय खरपतवारों को नष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है इनको। सभी बहुवर्षीय खरपतवारों को नष्ट करने के लिए इनको काम में लिया जाता है। ये जाति विशेष के पौधों को नष्ट नहीं करते। इनका यदि छिड़काव कर दोगे तो चाहे वो फसली पौधा हो या खरपतवार का पौधा हो, सभी को ये नष्ट करने की अपने आप में क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण कौन कौन से? डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट। एग्जाम्पल कौन कौन से इसके? डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट। जेड आईसीआर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, निम्न में से अवर्णात्मक शाकनाशी नहीं है। मान लो तीनों के नाम दे दिए और एक दे दिया 2,4-D, तो उसमें आंसर आ जाएगा 2,4-D। ठीक है, पूछा जाए निम्न में से वर्णात्मक शाकनाशी है और यही चारों ऑप्शन दे दिए, डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट, 2,4-D, तो उसमें आंसर आएगा 2,4-D। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन जेड आईसीआर में भी बनते हैं। ये था पहली श्रेणी का, ए श्रेणी का वर्णात्मक व अवर्णात्मक शाकनाशी, सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव हेर्बिसाइड्स। समझ में आ रहा? अगला देखो बी पढ़ते हैं, मृदा सक्रिय एवं पत्र सक्रिय शाकनाशी। मृदा सक्रिय एवं, अगली श्रेणी है मृदा सक्रिय एवं पत्र सक्रिय, मृदा सक्रिय एवं पत्र सक्रिय शाकनाशी। मृदा सक्रिय एवं पत्र सक्रिय शाकनाशी। सॉइल एक्टिव एंड फोलिएज पत्तियों यानी वेजिटेटिव पार्ट को कहा जाता है। फोलिएज एक्टिव हर्बिसाइड या वीडिसाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स, मृदा सक्रिय एवं पत्र सक्रिय। मृदा सक्रिय मतलब जो मृदा के अंदर ही सक्रिय रहते हैं, पत्तियों वाले भाग, पौधों पर यदि इनका छिड़काव करोगे तो सक्रियता नहीं रहेगी, पौधों को नष्ट नहीं करेंगे। मृदा के अंदर ही इनको मिट्टी को पहले भुरभुरा बना दिया जाता है और मृदा के अंदर ही इनको मिला दिया जाता है, जिससे मृदा में जब अंकुरण होता है खरपतवारों का, उसी समय ये नष्ट कर देते हैं खरपतवारों के बीजों को या वनस्पति भागों को वहीं पर नष्ट कर देते हैं। पत्र सक्रिय वे शाकनाशी होते हैं जिनका घोल बना के उचित सांद्रता का घोल बनाया जाता है और पत्तियों पर उनका स्प्रे करके बाद में उसका नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो मृदा सक्रिय कौन से होंगे? देखो सबसे पहले पढ़ते हैं मृदा सक्रिय। सॉइल एक्टिव, मृदा सक्रिय शाकनाशी। देखो मृदा सक्रिय शाकनाशी बुआई से पूर्व एवं खरपतवारों की अंकुरण अवस्था में मृदा में मिलाए जाते हैं। फसलों की बुआई से पूर्व, फसलों की बुआई से पूर्व एवं खरपतवारों के अंकुरण, खरपतवारों की अंकुरण अवस्था, खरपतवारों की अंकुरण अवस्था पर मृदा में मिलाए जाते हैं, मृदा में मिलाए जाते हैं। ठीक है, ये शाकनाशी कौन से होंगे? मृदा सक्रिय कि वे शाकनाशी जो फसलों की बुआई से पूर्व एवं खरपतवारों की अंकुरण अवस्था पर मृदा में मिलाए जाते हैं, जिससे मृदा में उपस्थित जो भी खरपतवारों के बीज है या वानस्पतिक भाग है वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। केवल ये शाकनाशी मृदा में ही सक्रिय होते हैं, यदि इनका स्प्रे करोगे तो इनकी सक्रियता नहीं रहेगी। इसके उदाहरण कौन कौन से? एट्राजीन, एलाक्लोर, पेंडिमिथिलिन, फ्लूक्लोरेलिन। एग्जाम्पल देख लो, एट्राजीन, एलाक्लोर, पेंडिमिथिलिन, एलाक्लोर, पेंडिमिथिलिन, एलाक्लोर, पेंडिमिथिलिन, फ्लूक्लोरेलिन, फ्लूक्लोरेलिन। स्टूडेंट्स, ये ऐसी शाकनाशी है जो मृदा में सक्रिय है। ठीक है, पूछा जाए सॉइल एक्टिव हेर्बिसाइड्स के एग्जांपल्स क्या क्या है, तो ये एट्राजीन, एलाक्लोर, पेंडिमिथिलिन, फ्लूक्लोरेलिन उसमें आंसर होगा। ठीक है, आगे है अगला पत्र सक्रिय। बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान में रखना। पूछा गया है वर्णात्मक एवं अवर्णात्मक शाकनाशी क्या है, उदाहरण से ही समझाइए, या
मृदा सक्रिय एवं पत्र सक्रिय शाकनाशी क्या उदाहरण से समझाइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए भी है और आ भी सकते हैं आगे। ठीक है, पत्र सक्रिय कौन से होंगे? जो पत्तियों पर जिनका पर्णीय घोल बनाकर पर्णीय छिड़काव किया जाता है, फोलियर एप्लीकेशन, जिनका निश्चित सांद्रता का घोल बनाया जाता है पानी के साथ में और फिर उसका स्प्रे किया जाता है, पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है, जिससे पत्तियों से शोषित होगा शाकनाशी और पूरा पौधा उससे नष्ट हो जाएगा। इसका उदाहरण है 2,4-D। एग्जाम्पल कौन कौन से देखो, 2,4-D आइसोप्रोड्यूरॉन, 2,4-D आइसोप्रोड्यूरॉन, सल्फोसल्फ्यूरॉन, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट, सल्फोसल्फ्यूरॉन, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट आदि, ये इसके उदाहरण है। किसके? पत्र सक्रिय फोलिएज एक्टिव के, जिसका घोल बना के छिड़काव किया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान में रखना है कि एक खरपतवारनाशी 2-3 श्रेणियों में आ सकता है। जैसे 2,4-D है तो 2,4-D सबसे पहले सिलेक्टिव वर्णात्मक शाकनाशी की श्रेणी में भी आ रहा था और इधर पत्र सक्रिय की श्रेणी में भी आ रहा है। तो ध्यान में रखना, ऐसे नहीं है कि एक श्रेणी है तो उसमें निश्चित ही शाकनाशी आएंगे, उसमें 2-3 शाकनाशी अलग भी आ सकते हैं, एक शाकनाशी अलग अलग श्रेणियों में भी आ सकता है। तीसरा प्रकार है स्टूडेंट्स, तीसरी श्रेणी अपन पढ़ेंगे जिसका नाम है, 2 पढ़ लिए अपन ने, तीसरी श्रेणी का नाम है संपर्क एवं स्थानांतरित शाकनाशी, सी। संपर्क एवं स्थानांतरित शाकनाशी, कॉन्टैक्ट एंड ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड्स, कॉन्टैक्ट एंड ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड्स। देखो स्टूडेंट्स, ये क्या होंगे? इस श्रेणी में क्या होगा? संपर्क शाकनाशी कौन से होंगे? संपर्क शाकनाशी या कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड का मतलब है वे शाकनाशी जिनका उपयोग जब अपन पत्तियों पर करते हैं, जिस भाग पर उसका उपयोग है या जिस भाग को वो शाकनाशी छुएगा पौधे के भाग को, उसी भाग को वो नष्ट कर देगा। ठीक है, संपर्क शाकनाशी पढ़ लेते हैं। संपर्क शाकनाशी कौन से होंगे? जिस भाग के संपर्क में आएंगे, पौधे के जिस भाग के संपर्क में आते हैं, पौधे के जिस भाग के संपर्क में आते हैं उसी को नष्ट कर देते हैं, उसी को नष्ट कर देते हैं, उसी को नष्ट कर देते हैं। पौधे के जिस भाग के संपर्क में आएंगे उसी को नष्ट कर देंगे। अपने स्प्रे किया, केवल पत्तियों की, केवल ऊपरी जो पत्ती है उनके संपर्क में यदि शाकनाशी होगा तो उसी को नष्ट करेगा। तो इस शाकनाशी का छिड़काव, इस प्रकार के शाकनाशी को छिड़काव करते समय विशेष ध्यान रखा जाता है कि आपको जो शाकनाशी काम में ले रहे हो उसका पूरे पौधे पर छिड़काव करना है, पौधे के सभी भाग उससे छूने चाहिए, जिससे पूरा पौधा नष्ट होगा, अन्यथा वो पूरा पौधा नष्ट नहीं होगा। इसके उदाहरण कौन कौन से? पैराक्वाट एंड डाइक्वाट, पैराक्वाट व डाइक्वाट। देखो डाइक्वाट अवर्णात्मक शाकनाशी की श्रेणी में भी आ रहा था। ठीक है, अगला है स्थानांतरित शाकनाशी, संपर्क हो गए। दूसरा है स्थानांतरित शाकनाशी, तीसरे प्रकार की श्रेणी में पढ़ रहे हैं अपन। स्थानांतरित शाकनाशी, देखो स्थानांतरित शाकनाशी वे शाकनाशी है जिनका यदि अपन पौधे पर स्प्रे करेंगे तो पौधा उनको शोषित करके उसके पूरे भागों में वो शाकनाशी का जहर, ये शाकनाशी रसायन फैल जाएगा और पूरे पौधे को नष्ट कर देगा, ऊपर से लेकर नीचे जड़ तक वो शाकनाशी पहुंच जाएगा। ठीक है, वो होते हैं स्थानांतरित शाकनाशी। कौन कौन से? 2,4-D आइसोप्रोड्यूरॉन, ग्लाइफोसेट। 2,4-D एग्जांपल इसकी 2,4-D आइसोप्रोड्यूरॉन, 2,4-D आइसोप्रोड्यूरॉन, ग्लाइफोसेट। ये ऐसे शाकनाशी स्टूडेंट्स जो स्थानांतरित शाकनाशी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, स्थानांतरित शाकनाशी का मतलब है ऐसे शाकनाशी जो पौधे द्वारा अवशोषित करके सभी भागों तक
पहुंचा दिए जाते हैं या सभी भागों को प्रभावित करते हैं, सभी भाग पूरा पौधा नष्ट हो जाता है। ये थी तीसरी श्रेणी, संपर्क एवं स्थानांतरित शाकनाशी। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट चौथी श्रेणी, लास्ट। शाकनाशियों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। चौथी श्रेणी है डी पॉइंट, मृदा जीवाणुनाशक, मृदा जीवाणुनाशक एवं मृदा धूमक शाकनाशी, मृदा जीवाणुनाशक एवं मृदा धूमक शाकनाशी। स्टूडेंट्स इसको इंग्लिश में बोला जाता है सोइल स्टिमुलेंट, सोइल स्टिमुलेंट्स एंड सोइल फ्यूमिगेंट हेर्बिसाइड्स। सोइल स्टिमुलेंट एंड सोइल फ्यूमिगेंट हेर्बिसाइड्स, ठीक है। मृदा जीवाणुनाशक एवं मृदा धूमक शाकनाशी। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं मृदा जीवाणुनाशक के बारे में। मृदा जीवाणुनाशक, सोइल स्टिमुलेंट। मृदा जीवाणुनाशक शाकनाशी कौन से होंगे? वे शाकनाशी जो पौधों के साथ साथ मृदा में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करते हैं। वे शाकनाशी जो वनस्पति के साथ साथ मृदा में उपस्थित सभी जीवाणुओं को भी नष्ट करते हैं। वे शाकनाशी जो वनस्पति के साथ साथ मृदा में उपस्थित सभी जीवाणुओं को भी नष्ट करते हैं, जो सभी जीवाणुओं को भी नष्ट करते हैं। मृदा में दो काम करेंगे ये शाकनाशी है, वनस्पति को नष्ट करेंगे, खरपतवारों के पौधों को भी नष्ट करेंगे, और साथ साथ में जो मृदा में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणु या सभी प्रकार के जीवाणु है उनको भी नष्ट करते हैं। जीवाणु कई प्रकार की बीमारियां भी करते हैं फसलों में, तो उनको भी नष्ट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है डायूरोन, सिमेजिन, एट्राजिन। डायूरोन, ड्यूरोन भी बोलते हैं, सिमाजिन, एट्राजिन, ठीक है। ये स्टूडेंट्स किस श्रेणी में आएंगे? मृदा जीवाणुनाशक शाकनाशी की श्रेणी में आएंगे। अगला है मृदा धूमक शाकनाशी। मृदा धूमक शाकनाशी, सॉइल फ्यूमिगेंट हेर्बिसाइड। मृदा धूमक शाकनाशी कौन से होंगे? ये जो शाकनाशी है वो गैस या वाष्प के रूप में मृदा में उपयोग किए जाते हैं। गैस या वाष्प के रूप में मृदा में उपयोग किए जाते हैं। मृदा के अंदर गैस या वाष्प के रूप में फैलकर वनस्पति को या पौधों को नष्ट करने का काम करते हैं। इनका धुआं होता है या वाष्प निकलती है, ठीक है। उसके उस हिसाब से इसमें, क्योंकि हानिकारक गैस होती है, वो पौधे जब अवशोषित करते हैं या पौधों के संपर्क में आती है तो पौधा पूरा नष्ट हो जाता है। इसके उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड और मिथाइल ब्रोमाइड। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट इसके, कार्बन डाइसल्फाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। इनके एग्जाम्पल सभी के इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मृदा धूमक शाकनाशी हो गए। ये थे 4 श्रेणियां शाकनाशियों के वर्गीकरण में, ठीक है। पहली शाकनाशी अपन ने पढ़ी वर्णात्मक व अवर्णात्मक शाकनाशी। दूसरा अपन ने पढ़ा मृदा सक्रिय एवं पत्र सक्रिय शाकनाशी। तीसरा अपन ने पढ़ा संपर्क व स्थानांतरित शाकनाशी। और चौथा अपन ने पढ़ा है मृदा जीवाणुनाशक एवं मृदा धूमक शाकनाशी, ठीक है। ये थे शाकनाशियों के प्रकार या शाकनाशियों का वर्गीकरण। अब पढ़ते हैं शाकनाशियों के प्रयोग करने की विधियां। अलग पॉइंट है इसी में, केमिकल कंट्रोल में, एप्लीकेशन मेथड ऑफ हर्बिसाइड्स या एप्लीकेशन टाइम ऑफ हर्बिसाइड्स। शाकनाशी प्रयोग करने का समय, एप्लीकेशन टाइम ऑफ हर्बिसाइड। किस किस समय शाकनाशी को प्रयोग किया जाता है? अलग अलग समय होता है। देखो, बुआई से पहले, बुआई के बाद, अंकुरण से पहले, अंकुरण के बाद, और बाद में ले बाय एप्लीकेशन, अंतिम निराई गुड़ाई के बाद। तो 4 प्रकार है, समझ लेते हैं अपन। सबसे पहला है बुआई से पूर्व,
सोइंग, प्री सोइंग एप्लीकेशन, बुआई से पूर्व है। देखो स्टूडेंट, बुआई से पूर्व प्रयोग करने का जो समय है ये ज्यादातर दलहनी और तिलहनी फसलों में काम में लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, बुआई, फसलों की बुआई करने से पहले मृदा में शाकनाशी डाल दिया जाता है। शाकनाशी जो पाउडर फॉर्म में आता है उसको मृदा के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे उसके अंदर जो भी खरपतवार उगे हुए हैं जो अंकुरण अवस्था पर वो सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान में रखना है कि ये प्री सोइंग स्टेज, शाकनाशी पूर्व अवस्था, प्री सोइंग स्टेज, मृदा में फसलों की बुआई से पूर्व ही इनको खरपतवारों को नष्ट करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है, जैसे दलहनी व तिलहनी, दलहनी व तिलहनी फसलों में फ्लूक्लोरिलीन 1 किलो, दलहनी व तिलहनी फसलों में फ्लूक्लोरिलीन 1 किलो को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। क्या है इसमें, बुआई से पूर्व एक एग्जांपल है फ्लूक्लोरिलीन का, दलहनी और तिलहनी फसलों में बुआई से पूर्व है फ्लूक्लोरिलीन 1 किलो को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव करना चाहिए, यानी मृदा में मिलाना चाहिए। द्रव अवस्था में तो भी मृदा में मिला सकते हैं। ठीक है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये 1 हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर। ठीक है, समझ में आ गया। अगला इसमें बुआई के बाद अंकुरण से पहले, दूसरा है बुआई के बाद अंकुरण से पहले, प्री इमर्जेंस, प्री इमर्जेंस स्टेज, बुआई के बाद फसलों की बुआई कर ली लेकिन फसल का अंकुरण नहीं हुआ और खरपतवारों का अंकुरण भी नहीं हुआ, उससे पहले, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से होंगे, इसमें एक एग्जांपल है जैसे जवार, बाजरा, मक्का में एट्राजीन काम में लेते हैं। जवार, बाजरा एवं मक्का में एट्राजीन काम में लिया जाता है अंकुरण के, बुआई से पूर्व और अंकुरण के, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले। ठीक है, तो इसमें एट्राजीन आधा किलो काम में लेते हैं, एट्राजीन आधा केजी प्रति हेक्टेयर काम में लिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा तिलहनी और दलहनी फसलों में पेंडिमिथिलिन काम में लेते हैं। तिलहनी व दलहनी फसलों में पेंडिमिथिलिन काम में लिया जाता है। पेंडिमिथिलिन की मात्रा 0.75 से 1 किलो प्रति हेक्टेयर काम में ली जाती है। मतलब बुआई के बाद अंकुरण से पहले फसल की बुआई कर दी लेकिन उसका अंकुरण नहीं हुआ, उस स्टेज पर जो 2 दिन का या 3 दिन का या 5 दिन का जो टाइम होता है, उस टाइम में जब खरपतवारों को नष्ट करते हैं तो वो स्टेज होती है प्री इमरजेंस स्टेज। इमरजेंस का मतलब अंकुरण से ही एक तरह का, जिसे जर्मिनेशन बोलते हैं, उसी को इमरजेंस मतलब जब बाहर निकलता है पौधा जमीन से। 2 हो गए। तीसरी विधि है अंकुरण के बाद, पोस्ट इमरजेंस। तीसरी है इसमें, तीसरा समय अंकुरण के बाद। अंकुरण के बाद पोस्ट इमरजेंस। पोस्ट इमरजेंस स्टेज, जब फसलों का अंकुरण हो जाता है और ज्यादातर देखो ये स्टेज, इसी स्टेज पर अपन खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। जब फसल बड़ी हो जाती है और खरपतवार जब बड़े हो जाते हैं उस टाइम में उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें काम में, जैसे गेहूं में आइसोप्रोट्यूरॉन काम में लेते हैं 1 किलो, जैसे गेहूं में आइसोप्रोट्यूरॉन, गेहूं में आइसोप्रोट्यूरॉन 1 किलो को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। ठीक है,
जिससे जो गेहूं में उगने वाले जितने भी खरपतवार है, जैसे जंगली जई है, बथुआ है, गेहूंसा है, इन सभी के नष्ट करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। गेहूंसा, जंगली जई, बथुआ, इन सभी खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आइसोप्रोटोरॉन को काम में लेते हैं। 1 किलो मात्रा लेते हैं, 600 से 800 लीटर पानी में इसको घोला जाता है और बाद में उसका छिड़काव प्रति हेक्टेयर से कर दिया जाता है। ठीक है, लास्ट है ले बाई एप्लीकेशन, ले बाई प्रयोग। ले बाई एप्लीकेशन देखो स्टूडेंट्स, इस विधि में क्या होगा या इस समय में क्या होगा, इस स्टेज पर क्या होगा, जब फसलों में अंतिम निराई गुड़ाई कर ली जाती है, जब फसलों में अंतिम निराई गुड़ाई कर ली जाती है, तो निराई गुड़ाई दो बार, कम से कम 2 बार तो अपने को करनी ही चाहिए। बुआई के 1 महीने बाद पहली निराई गुड़ाई कर दी और उसके 1 महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करने में फसलों उत्पादन ज्यादा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि फसल जैसे पहली निराई गुड़ाई की फसल इतनी बड़ी हो जाती है कि अपन निराई गुड़ाई उसमें नहीं कर सकते, अपन चल फिर नहीं सकते, निराई गुड़ाई नहीं कर सकते। यदि निराई गुड़ाई करेंगे तो नुकसान ज्यादा होता है। तो उस स्टेज पर अपन क्या करते हैं कि अंतिम निराई गुड़ाई के बाद इस प्रकार काम में लिया जाता है। जैसे गेहूं में 240, गेहूं में 240 को काम में लेते हैं, अंतिम निराई गुड़ाई कर ली, ठीक है, खरपतवारों को नष्ट एक बार कर दिया और बाद में उसको काम में लेते हैं। जब खरपतवार उग जाते हैं तो बाद में उसको नियंत्रण के लिए इस प्रकार उस टाइम को या उस स्टेज को अपन ले बाई एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये 4 साधना से प्रयोग करने के समय के प्रकार थे। पहला था बुआई से पूर्व प्री सोइंग, दूसरा था बुआई के बाद और अंकुरण से पहले प्री इमरजेंस, तीसरा था अंकुरण के बाद पोस्ट इमरजेंस और चौथा प्रकार है ले बाई एप्लीकेशन, ले बाई प्रयोग। ठीक है, ये थे स्टूडेंट्स साधना से प्रयोग करने के समय। ठीक है, अब हम बात करते हैं रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लाभ क्या क्या है। रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लाभ। नेक्स्ट हेडिंग है अपना रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लाभ। यदि रासायनिक विधि से अपन खरपतवार नियंत्रण करें तो अपने को क्या क्या लाभ है। देखो बहुत सारे लाभ है। पहला लाभ कि जब वर्षा ऋतु में लगातार बारिश होती है उस समय अपन निराई गुड़ाई नहीं कर सकते। ठीक है, निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि जमीन गीली होती है, फसलों के कटने का चांस ज्यादा रहता है। तो वर्षा ऋतु में निराई गुड़ाई नहीं कर सकते, उस समय अपन वर्षा ऋतु में बारिश भी आती रहती है, काम भी नहीं होता। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा, वर्षा ऋतु में उपयुक्त विधि। वर्षा ऋतु में यदि खरपतवार नियंत्रण करना है तो रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। अगला है करते हैं या भौतिक और जो सस्य विधि अपन ने पढ़ी थी उसमें मैंने बताया था जब पौधा खरपतवार का थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है तब नियंत्रण होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, रासायनिक विधि में जैसे अंकुरित होगा अंकुरण अवस्था पर ही नियंत्रित कर देते हैं। अंकुरण अवस्था पर ही नियंत्रण, बाकी विधियों में अंकुरण अवस्था पर नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जैसे अंकुरण हुआ उसी अवस्था पर उनको नियंत्रित कर सकते हैं। अगला है, कई बार क्या होते हैं नकलची जो खरपतवार है, नकलची खरपतवार जिनको भौतिक और विधियों से नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो सेम जैसे फसल का पौधा होता है उसी प्रकार का पौधा होता है। जैसे गेहूं में गेहूंसा है, धान में जंगली धान है, इनको अपन रासायनिक विधि के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। तो नकलची खरपतवार जैसे गेहूं में गेहूंसा, धान में जंगली धान आदि को भौतिक और सस्य विधियों से नियंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि इनको पहचान ही नहीं पाते अपन। इसलिए पहचान कब हो जाती है, जब ऑटोमेटिक जो भी नकलची खरपतवार होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। अगला है जो बड़े खरपतवार बहुवर्षीय और जो कठोर खरपतवार है उनको अपन भौतिक विधियों से या हाथों के द्वारा नष्ट नहीं कर सकते, तो वहां पर रासायनिक नियंत्रण कर सकते हैं।
बहुवर्षीय एवं काष्ठीय खरपतवारों का नियंत्रण, काष्ठीय खरपतवारों का नियंत्रण, बहुवर्षीय और काष्ठीय खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। अगला है जो जहां पर मृदा कटाव ज्यादा होता है, अधिक मृदा कटाव वाले क्षेत्रों में आसानी से खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि यदि उसमें निराई करेंगे तो मृदा कटाव होने के चांस ज्यादा रहेंगे। जिस सिंचाई करेंगे तो मृदा कटाव हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, अधिक मृदा कटाव वाले क्षेत्रों में, अधिक मृदा कटाव वाले क्षेत्रों में, अधिक मृदा कटाव वाले क्षेत्रों में आसानी से नियंत्रण, जो अधिक मृदा कटाव वाले क्षेत्र है वहां पर भी इस विधि के द्वारा अपन खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। अगला है जो छिड़काव विधि के द्वारा बोई गई फसलें हैं, छिड़काव विधि के द्वारा कई बार अपन देखते हैं कि 2-3 फसलों के बीज मिलाकर डायरेक्ट उनमें उनको छिड़क देते हैं खेत में और उनकी बुआई कर दी जाती है। तो छिड़काव विधि के द्वारा यदि बोए जाते हैं तो फिक्स उनकी कतारें नहीं होती है। यदि कतारें नहीं होती तो उसमें खरपतवार नियंत्रण अपन सस्य विधि के द्वारा नहीं कर सकते या भौतिक विधि के द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि फसल का पौधा कहां पर उगा हुआ है, खरपतवार का पौधा कहां पर उगा उसका पता ही नहीं चलता। ठीक है, कतारों में बोई नहीं जाती फसलें, तो इसलिए अपन वहां पर रासायनिक विधि को प्रयोग करते हैं। तो कह सकते हैं मिश्रित फसलों में उपयुक्त, तो मिश्रित फसलें उगाते हैं, 2 से अधिक फसलें उगाते हैं, उनमें ये विधि उपयुक्त मानी जाती है। सॉरी, मिश्रित फसलों में नहीं, छिटकवा विधि से बोई गई फसलों में, छिटकवा विधि से बोई गई फसलों में, से बोई गई फसलों में, छिटकवा विधि से बोई गई फसलों के लिए उपयुक्त है। अगला है जो असमतल खेत है उनके लिए भी उपयुक्त है। असमतल खेतों में क्या होता है, कई बार निराई गुड़ाई करने में परेशानी होती है, ऊंची नीची जमीन होती है, वहां पर मशीनों के द्वारा अपन नियंत्रण नहीं कर सकते, तो रासायनिक विधि के द्वारा वहां पर स्प्रे करने से नियंत्रण हो जाता है। तो आंसर असमतल खेतों के लिए उपयुक्त, असमतल खेतों के लिए उपयुक्त विधि। ठीक है, अगला है फसली जड़ों को हानि नहीं होती। इसमें क्या होगा कि अगला लाभ क्या है कि जो फसलों में कई बार अपन यांत्रिक विधि के द्वारा या भौतिक विधि के द्वारा या सस्य विधि के द्वारा यदि खरपतवारों को नष्ट कर रहे हैं तो कई बार फसलें भी कट जाती है। ठीक है, फसलों को भी नुकसान होता है, फसलों की जड़ें कट जाती है, तो फसलों की जड़ों को भी हानि नहीं होती। अगला है फसलों की जड़ों को हानि नहीं होती, फसलों की जड़ों को हानि नहीं होती, फसलों की जड़ें कटने का डर नहीं रहता, डायरेक्ट स्प्रे करना पड़ता है ऊपर से। अगला और लास्ट फायदा है कम श्रमिकों की आवश्यकता, कम श्रमिकों की आवश्यकता, श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है, एक जना है वो भी बड़े क्षेत्र में खरपतवारनाशी का छिड़काव करके खरपतवारों को नष्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये थे इस नियंत्रण के लाभ, रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के ये है लाभ। ठीक है, तो आज के इस सेशन में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले सेशन में अपन डिस्कस करेंगे जो रासायनिक विधि के द्वारा खरपतवार नियंत्रण उसकी सीमाएं पढ़ेंगे, और एक सारणी दी हुई है, उस सारणी में खरपतवार का नाम दिया हुआ है, उसका प्रयोग करने की मात्रा दी हुई है, कौन कौन सी फसलों में उसका प्रयोग किया जा सकता है, और समय दिया हुआ है कि उसको कौन सी अवस्था पर प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट अपना बच जाएगा लास्ट में जैविक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण के द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण। ठीक है, तो उस विधि का डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। सॉरी, थैंक यू, टेक केयर।